कैसा स्टूडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने पॉलिनोमियल को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया होगा, है ना। चलिए एनसीईआरटी की सॉल्यूशन भी मैं लेके आऊँगा। अभी आर.एस. अग्रवाल पे ही हम आगे फोकस करते हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपको पता है क्या है? गेस। यस, अलजेब्रा की सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आपको पता है कि अभी तक आप केवल इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करते आ रहे थे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, जो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम होती है उसको क्या कर देते हैं, स्किप। तो अब बचपन की वो आदत छोड़ो और अब आ गए हो इस चैनल पे, तो अब उन चीज़ों से मुकाबला कर ही लिया जाए जिनसे हम डरते आ रहे थे मैथ्स में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, क्योंकि आप जानते हैं जितनी भी रिसर्च होती है, जैसे मान लो कि फिजिक्स की बड़ी बड़ी रिसर्चें हैं, उसमें जो इक्वेशन होता है या कैपलर्स लॉ है या न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन है या लॉ ऑफ ग्रेविटी है, या फिर मैं बात करूं आपकी आइंस्टाइन की इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये सारे के सारे क्या है, इक्वेशंस हैं। और बिना इक्वेशंस के आप जानते हैं फिजिक्स की कोई रूल कोई लॉ जो है सेटिस्फाई नहीं मानी जाती जब तक कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट उसको वेरीफाई ना कर दे। ऐसा नहीं था कि ग्रेविटी हम पहले नहीं जानते थे, बट न्यूटन के आने के बाद न्यूटन ने एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन दिया जिसकी वजह से न्यूटन का नाम हुआ। ये बात आप समझ रहे हैं। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ्स में इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट। बिना इक्वेशन के जो है ना, आप फिजिक्स की कोई भी चीज प्रूफ नहीं कर सकते। और मैथ्स में आपको पता ही है कि इक्वेशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे आप जो भी करें वहां इक्वेशन आ ही जाता है, इक्वल टू समथिंग ऐसा करके, है ना। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और ये आपके क्लास 10th की समझिए कि बैकबोन है ये चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक आपने क्लास 7 लैंग्वेज प्रॉब्लम, आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम क्लास 5 से शुरू हो जाती है, 4 और 5 से, वहां से आपने नहीं किया, कोई बात नहीं। अब आप यहां पे थोड़ी सी मन लगा के हमारे साथ मेहनत कर लीजिए। मैं तो कर ही रहा हूं, आप थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। आपकी सारी की सारी पिछली जो आपने जो थोड़ी मैं कहूँ कि आपने पढ़ाई नहीं की है या आपने थोड़ा देह चुराया काम से, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेकअप हो जाएंगी। आप इस लीनियर इक्वेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लो, और एक बार आपने लीनियर इक्वेशन अच्छे से पढ़ लिया ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद ब खुद हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक हो गया तो आपके पास एपी जो आएगी, तो फिर एपी हो जाएगा। तो हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और प्रत्येक बच्चा जो इस चैनल पे है और जो मेरे माध्यम से पढ़ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो इक्वेशन बनाने में एक्सपर्ट हो जाए। आपको पता है जितनी भी डिजाइन्स बन रही है, रॉकेट्स बन रही है, ये सारे के सारे कुछ न कुछ इक्वेशंस पे काम करते हैं। तो इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसे रॉकेट कितने देर में पहुंचेगा, लैंड कब होगा, सैटेलाइट, इन सब के लिए इक्वेशन बनाए जाते हैं। इन सब इक्वेशंस हैं, कितनी टाइमिंग लगेगी, तो इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए आप इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे ना, तो मैथ्स में आप समझिए कि आप बहुत कुछ सीख गए, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर को एकदम आराम से, और मैं आपको इतने आसानी से ले चलूंगा ना स्टूडेंट कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आप कब सीख गए। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ, और मैं जैसे जैसे करता हूं, कॉपी और पेन ले लो और बनाना शुरू करो। आज पहले हम बेसिक्स जानेंगे, ये इक्वेशन होता क्या है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल में हमने चर्चा की थी कि क्या होता है, यहां भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। स्टूडेंट आपको पता है क्या कि जो हमारी टॉपिक होती है चैप्टर की ना, अगर उस टॉपिक को हम अच्छे से समझ लें तो चैप्टर की 50% बातें क्लियर हो जाती हैं। तो आइए पहले हम टॉपिक समझते हैं ना। तो हमारी टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो पहला वर्ड क्या है, लीनियर। यू नो लीनियर, व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर। अभी हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, देखो लीनियर शब्द, बताइए क्या होता है। मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन को हम टर्म के आधार पे भी बांटते हैं, अलग नेमिंग करते हैं, और पावर के आधार पे भी, जिसमें लीनियर वर्ड हमारे पास पावर में आया था कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 1 हो। द पॉलिनोमियल इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो यहां देखिए, ये जो लीनियर इक्वेशन है, वहां लीनियर पॉलिनोमियल था, यहां लीनियर इक्वेशन, लेकिन लीनियर का मतलब सेम है कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1। तो यहां पे हम इक्वेशन की बात करेंगे। इक्वेशन क्या है, तो कोई भी टर्म, जैसे सपोज कीजिए कि एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू क्या, 0, या ax bx छोड़ के आप ऐसा समझ लीजिए 2x प्लस 5y
इक्वल्स टू 8, मान लो ये एक इक्वेशन है, सपोज दैट कि एक इक्वेशन है। तो इसे इक्वेशन क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ कुछ टर्म LHS में होती है और कुछ टर्म कहाँ होती है बाबू? RHS में। जब ये इक्वल टू का साइन आ जाए किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक साथ, तब जिसमें LHS भी हो RHS भी हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। तो देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि ऐसा इक्वेशन जहां पर जो वेरिएबल की पावर होगी वो क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक, ये जितनी भी बात हम करते हैं स्टूडेंट, इसमें किसकी पावर को देखा जाता है? वेरिएबल की पावर को। इसलिए ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? 1 हो, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन। आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, द इक्वेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। मेरी बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट? ये तो इक्वेशन समझ गए, आगे इसमें कुछ और कंडीशंस लगे हुए हैं। देखिए आप जब भी जाते हैं ना मान लो बीमा पॉलिसी लेने, या जब आप कुछ ऐसा करते हैं तो उसमें टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ होता है। यहां भी लीनियर इक्वेशन के साथ कुछ टर्म्स लगा दिए, यानी कुछ कंडीशन है। कितने वेरिएबल्स का कंडीशन लगा हुआ है? 2 वेरिएबल्स का। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि यहां पे जो वेरिएबल है इनकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है, दैट मीन्स कि अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 10, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? जरूर है। क्यों? बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। अगर कुछ नहीं है पावर तो मतलब क्या है? 1 है। यहाँ पे 1 ये हाइड रहता है, अंडरस्टूड है। तो मैक्सिमम पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गया। वेरिएबल की संख्या से यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपसे ऐसा नहीं कर रहा कि ये लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल का है। लेकिन जैसे ही आगे कंडीशन आ जाएगी 2 वेरिएबल्स, देन यहाँ पे तो कितने वेरिएबल हैं स्टूडेंट? 3 वेरिएबल्स आर देयर। सो ये लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो जाएगा। तो हमारे पास जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें हमारे पास केवल 2 वेरिएबल होंगे और उन वेरिएबल पे पावर क्या होगा? 1 होगा। दैट मीन्स कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10y इक्वल्स टू मान लो 100, तो क्या ये इक्वेशन लीनियर होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई? 2, और ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये जो चैप्टर है इसने पहला हेडिंग लगाया है लीनियर इक्वेशन। दैट मीन्स कि इसमें जितने भी इक्वेशंस आएंगे उनमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। ये बात एकदम क्लियर हो गई। और कितने वेरिएबल होंगे ये भी क्लियर कर दिया कि यहाँ जो आएंगे पावर तो 1 होगी, साथ में इक्वेशन में वेरिएबल की संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होगी। बात समझ में आ गई ना? 2 से कम होगी, क्योंकि अगर 2 से कम होगी तो 1 वेरिएबल हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं इसको इरेज करूँ स्टूडेंट? यहाँ तक अगर आप हेडिंग को समझ चुके हैं तो आप समझिए कि आप बहुत कुछ इस चैप्टर से समझ गए। इसको आप रिलेट करने लगे। बिल्कुल मैथ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग डरते बेकार हो। खैर अब मैं हूं जिनको डर भी लग रहा था, तो अब मेरी ये कोशिश है कि अब शायद वो नहीं डरेंगे। चलिए अब कुछ और बातें मैं कर लूँ, ठीक है? जैसे देखिए मैंने यहाँ बात की कि 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन होंगी जिसमें पावर 1 होगा, वेरिएबल की संख्या 2 होगी। अब याद कीजिए पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने आपको क्या बताया था? पॉलिनोमियल में मैंने बताया था कि as much as the degree of variable, as much as the zeros or roots or solution of that variable. जितनी हमारे पास पावर होगी वेरिएबल की, हमारे पास उतना ही सॉल्यूशन होगा। जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो हमारे पास 3 सॉल्यूशन थे, यानी 3 जीरोस थे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक था तो हमारे पास 4 जीरोस थे। अभी हमने जो लास्ट एक्सरसाइज की है 2b की, पॉलिनोमियल की 2b RS अग्रवाल से, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 19 तक किया है, जिसमें हमारे पास कैसी पॉलिनोमियल थी स्टूडेंट? वहाँ क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक थी, यानी क्वार्टिक पॉलिनोमियल थी, पावर 4 वाली। तो आपने देखा कि वहाँ पे कितने जीरोज आ रहे थे? 4 जीरोज आ रहे थे। जो क्यूबिक थी उसमें 3 जीरोज आ रहे थे, ड्यू टू पावर्स। जितने पावर होंगे उतने ही जीरोज आएंगे। ऐसा ही कुछ यहाँ भी रूल है कि जितने वेरिएबल हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई, वो आपको याद रहेंगी। जो पहला बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि लीनियर इक्वेशन में हम पहले लिखेंगे लीनियर इक्वेशन
द इक्वेशन in which the maximum power of variable is 1। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी, वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। जैसे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या, 10। जैसे x प्लस 5 इक्वल्स टू 20, y प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जस्ट लाइक दैट, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। याद रखिएगा, ये मैंने केवल क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन। अभी मैंने वेरिएबल की बात नहीं की, ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन इन 3 वेरिएबल्स। ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ वेरिएबल की संख्या 3 है, 1 है, 1 है, कहीं यहाँ पे 2 भी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे x प्लस वाई कर दी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे वेरिएबल की संख्या क्या हो गई, 2 हो गए। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि पावर 1 है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। लेकिन वेरिएबल 3 है तो हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ x और y। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैंने जो इंपॉर्टेंट बात आपको बताई, क्या बताया कि जितनी वेरिएबल्स होंगे हमें उतनी इक्वेशन चाहिए होंगी उस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसको आप पॉइंट आउट कीजिए कि एज मच एज द वेरिएबल, एज मच एज द वेरिएबल इन एन इक्वेशन we need the same number of equation, number of equation to find the values of variables। एज मच एज द वेरिएबल इन एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी संख्या होगी हमें उतने ही सेम नंबर ऑफ इक्वेशन हमें रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर 2 वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए स्टूडेंट, 2। अगर 1 वेरिएबल है तो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए, 1। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन, 4 वेरिएबल है तो 4। मेरी बात समझ में आई। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए कि जितनी हमारे पास वेरिएबल होगी, आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भी लिख लें, आपको जिस वर्ड में भी, बस ये आपको ध्यान रहनी चाहिए कि जितनी हमारे पास वेरिएबल होगी, एज मच एज द वेरिएबल इन एन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में जितनी वेरिएबल होगी, वी नीड द सेम नंबर ऑफ इक्वेशन। सेम नंबर का मतलब हुआ कि जितनी संख्या में वेरिएबल है उतनी ही संख्या में हमें इक्वेशंस चाहिए होंगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ताकि हम वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर सकें। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं और आपको समझाता हूं कि ये लाइन का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए और आप सब, क्योंकि क्लास हमारी लंबी होती है, तो बिल्कुल पानी की बोतल वगैरह लेके साथ ही बैठे। मैं आपको बार बार कहता हूं, अपने मम्मी और पापा के भरोसे नहीं रहें कि वो आपको ला ला के पानी देंगे, उनके भी बहुत सारे काम होते हैं, ये आप समझिए। आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद निभाइए। और अब आप क्लास 10th में हैं तो यू आर मच रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कि क्या मैंने कहा। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन है x प्लस 5 इक्वल्स टू 10। देखिए ये एक इक्वेशन, कैसा इक्वेशन है स्टूडेंट, लीनियर, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, ठीक है। अब इनको मैं बोलूं कि लीनियर इक्वेशन, इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन 1 वेरिएबल। ऐसा इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो इसको, इसमें अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, मुझे बताइए आप। x प्लस 5 है तो उधर जाएगा 5, क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगी 10 माइनस 5, यहाँ रिजल्ट क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई बताइए आप, 5 आ गई। अब छोड़िए तो यहाँ नहीं, यहाँ लिख दीजिए। तो देखा आपने, एक ही इक्वेशन थी, हम इजीली x की वैल्यू ले आए, ठीक है। जैसे सपोज करो एक और एग्जांपल लेते हैं, y प्लस
8 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालनी हुई तो 8 को उधर भेजेंगे। जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी होती है, आप इस बात को ध्यान रखिए, उसको आप LHS में ही रखेंगे। आप RHS में भी रख सकते हैं, बट LHS में रखने से आपको हमेशा सुविधा रहती है, तो आप LHS में उसको रखेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप RHS की ओर भेज देंगे। साइन का ध्यान रखेंगे क्योंकि इक्वल टू के उधर जाने पर ये साइन बदल जाती है, प्लस किस में हो जाता है, माइनस में। तो बताइए यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 12। तो y की वैल्यू 12 आ गई। तो एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल था, हमारे पास कितने रिजल्ट आ गए, 1। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि पावर 1 है, इसलिए जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो भी 1 है। क्वाड्रेटिक में हमने देखा था, पॉलिनोमियल्स में हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे वहाँ पे हमारे पास कितने जीरोस आ रहे थे स्टूडेंट, 2 जीरोस। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पॉलिनोमियल थी उसका फॉर्मेट क्या था, वो फॉर्मेट था ax² प्लस ऑफ bx प्लस c वाला। तो इस फॉर्मेट में पावर थी 2, तो मैंने बताया था आपको कि जितना पावर उतना जीरोस। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जितना वेरिएबल उतने हमें क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक वेरिएबल अगर है तो एक ही इक्वेशन क्या है, काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। अच्छा, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, अभी तक आपको नहीं पता होगा, ये प्लस उधर जाके माइनस क्यों हो जाता है, कभी आपने गौर किया? चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, आप बस पढ़िए, इतना मज़ा आएगा पढ़ के कि आप गर्मी छुट्टी में कहीं जाना छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, 5x प्लस ऑफ 10 इक्वल्स टू क्या है, 40। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, x की। मैंने आपको क्या रूल बताया कि जब भी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया जैसे आप कहीं जाते हैं या आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, तो बताइए सबसे पहले कौन जाता है गेस्ट, और सबसे बाद में कौन जाता है? जो आपके सबसे निकट के होते हैं वो बाद में जाते हैं, और जो दूर दराज के होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो पहले चले जाते हैं। यहाँ भी प्लस और माइनस में जब हम किसी चीज़ की वैल्यू निकाल रहे हों, और तब जैसे मान लो मुझे x की वैल्यू निकालनी, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको तो इधर ही रखना है, बाद बाकी उसको छोड़ के जितने भी टर्म्स हैं उसे हमें किधर भेजने होते हैं, दूसरे तरफ, तभी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अभी जो ये 40 है स्टूडेंट, वो किसकी वैल्यू, 5 टाइम x, यानी x की जो भी वैल्यू उसमें 5 से गुणा करके 10 ऐड करेंगे तभी 40 के बराबर होगा। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू का मतलब ये हुआ कि बाद बाकी जितने यहाँ टर्म है उनको किधर भेजना होगा, हमें RHS की ओर। अब भेजने का तरीका क्या है, अब जैसे ऐसा भी सोच सकते हैं स्टूडेंट कि सर हम 5 को भेजेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कौन सा टर्म जाएगा, जैसा मैंने कहा बाहरी लोग पहले जाएंगे ना, तो ये देखो जो भी प्लस माइनस में जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वो बड़ा निकट का रिलेशन है, तो जो प्लस और माइनस में है पहले वो जाएंगे उधर। ठीक है, तो अब से आपको ये ध्यान रहेगा कि पहले किसको भेजना है। तो आप यहाँ पे 5x, और यहाँ देखो जब आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो डैट इंप्लाइज की आप साइन देंगे, इस साइन को भूलिएगा मत। ठीक है, तो 5x इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये 10 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगी 40 माइनस ऑफ 10। अभी हम जानेंगे कि क्यों कोई भी चीज़ प्लस होती है तो इधर से इधर आती है तो माइनस हो जाती है, और कोई भी चीज़ माइनस में होती है और वो इस साइड से इस साइड आती है तो प्लस हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे अब इसको 5x इक्वल्स टू 40 में से 10 चला जाएगा स्टूडेंट, वी हैव 30, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप बताइए। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, 5x के बीच कोई साइन नहीं है, यहाँ ये बात ध्यान देंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे आप समझ लेंगे ये कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लिकेशन की। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जब कोई नंबर किसी वेरिएबल के साथ है, जैसे यहाँ है 2a वेरिएबल के साथ है, तो इनके बीच हमेशा अगर कोई साइन नहीं है तो प्रोडक्ट का साइन। बट अगर कहीं कोई दो नंबर इस तरीके से लिखे हुए हैं तो याद रखना ये दो नंबर के बीच प्रोडक्ट की साइन, ये 22 कहलाएगा। लेकिन अगर आपको 2 और 2 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तब आपको यहाँ साइन दिखानी होगी, 2 × 2 ऐसा दिखाओ, या ये डॉट प्रोडक्ट ऐसा दिखाओ। अदरवाइज अब देखिए ये डॉट में भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ये डॉट का मतलब डेसिमल भी होता है। तो कहाँ अंतर है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 2 × 2 दिखाना है, तो ये 2 बीचों बीच में डॉट देके 2 डालेंगे तो ये हो गया 2 × 2। लेकिन यही अगर डॉट कोई बच्चा ऐसा डाल देता है 2.2, ये डेसिमल का काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात की सावधानी रखेंगे कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट का यानी डॉट सिंबल का यूज किया तो उसको सेंटर में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि और डेसिमल का कभी यूज करना है तो डेसिमल को सेंटर में नहीं रख के कहाँ रखेंगे, यहाँ पे बॉटम में रखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई। चलिए एकदम छोटी छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ आपने क्या समझा कि अगर 2x को हमें लिखना है तो 2x मीन्स क्या, 2 × x,
यानी कोई नंबर और वेरिएबल हो और उनके बीच कोई साइन नहीं हो तो वो मल्टीप्लीकेशन की साइन है ही। वहां आप इसको चाहें तो 2 इंटू एक्स लिखें, 2 डॉट एक्स लिखें या 2x लिखें, ये तीनों बात सेम है। लेकिन अगर 2 इंटू 2 लिखना हुआ तो उसको आप 2 और 2 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि वहां पे दो नंबर्स अगर इस तरीके से आप लिख देंगे बिना किसी साइन के तो वो लगेगा कि वो क्या है 22 है या जो भी है। मान लो कि अगर हमने लिखना है 3 इंटू 4, अगर हमने लिख दिया 3 4 तो ये क्या हो जाएगा कंसिडर 34, तो ये क्या हो जाएगा गलत। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ ऐसा है कि आप वेरिएबल को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप रूट में भी लिख सकते हैं, जैसे 2√2 है तो यहां पर मतलब हुआ 2 इंटू क्या √2। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ बातें थी। अब यहां ध्यान दीजिए 5 यहां पे x के साथ मल्टीप्लीकेशन में, कोई साइन नहीं है तो यहां पे 5x के साथ किसमें मल्टीप्लीकेशन में, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवीजन में आ जाएगा, तो 30/5। अब 5 से आप डिवाइड देंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगी, यहां पे आप डैट इंप्लाइज की साइन मिस मत कीजिएगा। देयरफॉर जब x की अंतिम पोजीशन पे हम पहुंचेंगे तो हम कोशिश करेंगे देयरफॉर का यूज करें 5 से 6 टाइम्स में 6। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज आपने गौर की, मैं जो बना रहा हूं इसमें मैंने क्या सिस्टम यूज किया, थोड़ा देखने में अच्छा लगे और आप भी यूज कीजिए कि इक्वल टू की साइन को मैंने कोशिश की है कि वो एक ही जगह रहे और डैट इंप्लाइज की साइन मैंने कोशिश की है कि एक ही जगह रहे। कई बार इक्वेशन एक साइड का लंबा हो जाएगा, कई बार छोटा, तो वहां पे इक्वल टू की साइन थोड़ी बहुत इधर उधर होगी। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसा है कि हम बीचों बीच में इक्वल टू को मेंटेन कर सकते हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इसको मेंटेन करें, इससे देखने में अच्छा लगेगा और आपको भी कंफ्यूजन कम होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसकी आप अभी से आदत डालेंगे पहले इक्वेशन से ही, ताकि आप अंत तक पहुंचते पहुंचते आप एक खास फॉर्मेट, एक खास पैटर्न में लिखना सीख जाए। क्योंकि एग्जाम में आप जितना अच्छा लिखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। कई बार स्टूडेंट खुद की राइटिंग ही नहीं पहचान पाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। मैंने देखा ऐसे कई स्टूडेंट को, वो खुद की लिखी हुई राइटिंग को गलत पढ़ के और गलत जगह गलत चीज पुट कर देते हैं और क्या हो जाता है, उन्हें आ रहा होता है फिर भी वो गलत करके आते हैं। तो आप क्लियर साफ साफ लिखने की आदत डालें। ठीक है, यहां पे हमने क्या देखा कि x की वैल्यू, फिर से देखो एक ही इक्वेशन था, एक वेरिएबल थी, इजी वे में हम क्या करिए एक ही बार में x की वैल्यू आ गई। यहां पे अब मैं आपको जो बताने जा रहा था, यहां पे कुछ और बातें, एक और एग्जांपल हम लेंगे, बस समझते जाइए, लिखते जाइए एग्जांपल। ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये एग्जांपल नंबर 4। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो 4y माइनस ऑफ 8 इक्वल्स टू क्या 12। ये एक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन, बिकॉज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। और इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल, इसलिए एक ही इक्वेशन क्या होगा, काफी होगा। ठीक है, चलिए तो यहां से आप मुझे बताइए, अब इक्वेशन के बाद जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, इस साइन को बोलते हैं डैट इंप्लाइज। और ये कब लगता है स्टूडेंट? जब इक्वेशन में इक्वल टू साथ में चल रहा हो। कई बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो यहां भी इक्वल टू देते हैं, बिल्कुल नहीं, यहां भी इक्वल टू यहां भी इक्वल टू नहीं पढ़ सकता है, यहां पे पड़ेगा जब इक्वल टू चल रहा हो तो डैट इंप्लाइज की साइन देंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से आप बताइए 4y इक्वल टू की जगह कोशिश कीजिए कि इक्वल टू रखें। जैसे जैसे ये स्टेप कमता जाए इसको आप कोशिश कीजिए कि आप इक्वल टू के पास शिफ्ट कीजिए। ये -8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट +8। अब देखिए फिर से वही बात आ गई कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस क्यों कन्वर्ट होगा। आपने कभी क्वेश्चन किया? चलिए आज हम जानेंगे कि क्यों माइनस उधर जाके प्लस, क्यों प्लस उधर जाके माइनस, क्यों मल्टीप्लिकेशन में कोई चीज़ इधर है तो उधर जाने पे क्या हो जाती है डिवीजन में, कोई चीज़ इधर डिवीजन में तो उधर जाके हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में। इन चीज़ों को हम जानेंगे। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ करनी है, इसको थोड़ा सा हम सुधारेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं कुछ और भी चीज़ दे दूँ। मान लो यहाँ पे 5 है, ठीक है, चलिए 5 है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करना होगा। ऐसा करो कि रहने दो, उसको हम एक नए एग्जाम्पल में ले लेंगे। अभी जो ये है इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगी स्टूडेंट 4y 12 प्लस क्या 8। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 8, 12 में 8 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 20। और ये 4 जो इधर मल्टीप्लिकेशन में थी उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी डिवीजन में। क्यों होती है हम जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, बस थोड़ा सा वेट आप कीजिए। ये हो गई 5। तो अभी हमने क्या देखा कि कोई भी चीज़ प्लस में होती है तो उधर जाके माइनस हो जाती है, और कोई भी चीज़ इधर माइनस में होती है तो इक्वल टू के उस साइड जाने पे उसकी साइन चेंज हो जाती है। डैट मीन्स कि प्लस की साइन माइनस में चेंज होती है,
उसी तरीके से माइनस की साइन किस में चेंज हो जाती है, प्लस में चेंज हो जाती है, -8 +8 हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन की साइन, जो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे 5x मल्टीप्लिकेशन में था वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिवीजन में। एक और एग्जांपल लेंगे, मैं इसको इरेज करूँ, आपने अगर नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और फिर समझते हैं इन सारी चीज़ों को, बहुत आराम से पढ़ेंगे। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज तो यूं कंप्लीट हो जाएगा। आप खोजेंगे कि सर कुछ और क्वेश्चन दीजिए। चलिए, मेरी ये उम्मीद है आपसे कि आप मैथ्स में इतने अच्छे हो जाए ना कि आप क्लास में जब जाएं तो टीचर सोचे कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, आप इतने अच्छे हो जाएं मैथ्स में। मेरी कोशिश है, मैं उसके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं आपको उस लेवल तक पहुँचा दूँ जिसके आप हकदार हैं। हर एक बच्चा जो हमारे बिहार और इंडिया से बिलोंग करता है वो मैथ्स में जीनियस होने का हकदार है, चाहे हमारे इंडिया के किसी भी कोने का हो या फिर वो कोई भी बच्चा चाहे वर्ल्ड का हो, वो सब मैथ्स में जीनियस होने का हकदार है। क्योंकि बाद बाकी सब्जेक्ट तो आप रट सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसा है कि इन्फॉर्मेशन के बाद इसमें जो क्वेश्चंस की पैटर्न होती है वो चेंज होती है और आपको उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके बनाना होता है। ऐसा हिस्ट्री में नहीं होता, ऐसा बाद बाकी चीज़ों में नहीं होता। इसलिए मैथ्स अपने आप में अलग है। और इवन आप फिजिक्स की बात करेंगे तो फिजिक्स भी किसकी मदद लेगा, मैथ्स की लेगा। सो मैथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बिना मैथ्स के तो जीवन चल ही नहीं सकता। जो मैथ्स नहीं भी पढ़ा है वो भी मैथ्स की दिन रात यूज़ कर रहा है। आप देखिए मार्केट में जाइए, जो अंगूठा टेक सब्जी बेचने वाले क्या मैथ्स यूज़ नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कौन मैथ्स यूज़ नहीं करता? सब लोग मैथ्स यूज़ करते हैं। और आपको लगता है कि आप फिजिक्स यूज़ नहीं करते या मैथ्स की कैलकुलेशंस, आप जब दौड़ते हैं तो दौड़ने वक्त में कितना आपको कोई खाई पार करनी होती है, कोई गड्ढा पार करना है तो कितने से जंप करना है, ये आपको पता कैसे लगता है? और आप अपनी बात तो छोड़िए, जानवर भी जब जंप करते हैं तो वो दिमाग में कुछ कैलकुलेट करते हैं। या जब सड़क हम पार करते हैं तो कोई गाड़ी आ रही है, किस रफ्तार से आ रही है, हम कोई कॉपी पेन लेके कैलकुलेट करने नहीं बैठते हैं कि हम इतने देर में यहाँ गाड़ी पहुँच जाएगी और हम पार कर सकते हैं कि नहीं। हमारा ब्रेन कैलकुलेट कर लेता है। जानवर भी इसी तरीके से देख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप सोचिए कि मैथ्स की कितनी यूज़ हो रही है सब जगह। ठीक है, चलिए, यानी जानवर भी मैथ्स का यूज़ करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर मैं बात करूं, आगे हम क्या बात करने जा रहे थे, हम बात कर रहे थे, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जांपल्स यहाँ पे लिया था। एक और एग्जांपल हम लेंगे कि x/8 इक्वल्स टू, मान लो 4 है, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 × 8। तो क्या आ जाएगा रिजल्ट यहाँ पे, 8 4 32। यानी अभी तक हमने क्या देखा, हम देख रहे हैं कि डिवीजन साइन, यानी कि जो साइन इधर मल्टीप्लिकेशन है इक्वल टू के उधर अगर ये जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिवीजन में। और इसका वाइस वर्सा भी, यानी वाइस वर्सा मीन्स कि अगर डिवीजन है और वो इक्वल टू के इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। देखिए आप, 8 यहाँ डिवीजन में था, इस साइड आया तो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन। बात समझ में आ गई? क्यों होता है, क्या ये सही है या फिर ये एक तरीका केवल आपको दे दिया गया? माय डियर स्टूडेंट, ये सही नहीं है, ये एक तरीका है। ठीक है, लेकिन होता एक्चुअल में क्या, ये बीच के स्टेप्स आपको मिस कर दिए गए हैं। आप इसको जान के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ पे जो चीज़ आप कर रहे हैं वो आप एक स्टेप आगे की कर रहे हैं, आप बीच की एक स्टेप मिसिंग कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि 8 डिवीजन वाला इधर आके गुणा में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पर ऐसा लिखते क्यों है तब, आइए जानते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक एक एग्जाम्पल से, प्लस से पहले शुरुआत करेंगे। हमने पहला एग्जाम्पल दिया था x + 5 इक्वल्स टू, मान लो हमने यहाँ पे दिया है 5, तो यहाँ से x की वैल्यू जो होगी क्या आएगी स्टूडेंट, 5, ये +5 उधर चली जाएगी तो क्या आ जाएगी, -5। रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास x का, 0। देखिए हमने जो ये प्रोसेस की ना, ये प्रोसेस होता नहीं है एक्चुअली में कि ये प्लस वाली 5 उधर जाके माइनस हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, देखिए होता ये है, इसको मैं इधर सॉल्व करूँ कि x + 5 इक्वल्स टू 5। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। इस बात को देखिए कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि x के साथ जो चीज़ है अगर वो ना हो तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो x के साथ प्लस में 5, अगर ये 5 किसी तरीके से हम हटा सकें तो क्या हो जाएगा, x आ जाए, x बच जाएगा यहाँ पे और x की वैल्यू आ जाएगी। तो x के साथ 5 प्लस में है, तो 5 को हटाने का क्या तरीका हो सकता है बताइए।
एक तरीका है। अगर यहाँ पे हम -5 लगा दे तो 5 + -5, यानी सेम चीज़ जो ऐड में उतना ही सेम चीज़ घटा दे तो आपको पता है कि वो चीज़ें 0 हो जाएंगी। अब एक चीज़ याद रखेंगे कि जो काम आपने इधर किया है वही काम इक्वेशन में अगर आप इधर भी करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेम चीज़ आपने इधर घटाई और सेम चीज़ इधर घटा दी तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाऊँ। ये तराजू है, देखा होगा बचपन में। अब तो डिजिटल तराजू आ रहे हैं, डिजिटल वेइंग मशीन आ रही है। इसमें क्या होता था, इस तरीके से तराजू होते थे। ठीक है, सपोज कर लो ये तराजू हुआ करते थे। जिन बच्चों ने भी देखा है वो कमेंट करके बताइए, और क्या आपने इस तराजू से कुछ सामान ख़रीदा है, क्योंकि अभी वाले तराजू तो डिजिटल हैं। ठीक है, तो ये तराजू आपको याद होगी। और इस तराजू में आप जब बचपन में जाते होंगे तो आपने क्या देखा होगा कि तराजू वाला इसमें क्या करता है, चोरी करने के लिए यहाँ बहुत सारे नट वगैरह बांध दिया करता है। आपने देखा होगा, ऐसा देखा है ना? नहीं देखा तो अब अगर कहीं ये तराजू मिले तो आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि वो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं। जिस साइड उन्हें सामान तौलनी होती है उस साइड कुछ एक्स्ट्रा वेट डाल देते हैं। या फिर कुछ तो और भी चालाक है, उन्होंने फिजिक्स अच्छी पर रखी, वो क्या करते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ आपको सामान 1 kg आलू देनी है, मान लो 1 kg आलू है ये, तो वो तो आलू बेचने वाला तो खुद होता है चालू। ठीक है, तो उसने क्या किया कि यहाँ पे मैग्नेट लगा दिया। सपोज कीजिए ये मैग्नेट आपको 100 ग्राम की या 50 ग्राम की मैग्नेट है। तो अब आलू आप यहाँ जब ये 1 kg का वेट रखेगा, मान लो 1 kg का वेट रखेगा, 1 kg का, तो यहाँ पे ये इसके बराबर ये पूरी की पूरी ये साइड 1 kg के बराबर आनी चाहिए, जिसमें कुछ पार्ट ये भी, इसका भी वजन तो काउंट हो जाएगा ना। तो मान लो ये 50 ग्राम की है, तो यहाँ आलू अगर मान लो यहाँ नट नहीं है और ये केवल चुंबक लगाए हुए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे केवल 950 ग्राम, क्योंकि 1 kg में कितना आएगा, 1000 ग्राम। अब यहाँ पे चूंकि 50 ग्राम की इसने वेट लगा दी है दूसरी, जो कि आपके पास तो आएगा नहीं, आपको तो यही मिलेगा ना, ये मैग्नेट थोड़ी मिलेगा, तो ये वाला तो एक्स्ट्रा वेट चला गया, तो ये वेट ही उसका फायदा हो गया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं दुकानदार। तो जिन्होंने ये तराजू नहीं देखी होगी वो एक बार जरूर देखना। अब देखो मैंने इसकी एग्जांपल इसलिए ली कि अगर आप इस साइड भी मान लो 1 kg और रख दो कुछ, और इस साइड 1 kg और रख दो, तो भी इस तराजू के ऊपर तब कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे सपोज करो कि आपने 1 kg की कोई चीज़ तौली, 1 kg था यहाँ पे, फिर आपने क्या किया, 1 kg यहाँ और रख दिया और 1 kg यहाँ और रख दिया, तो ये तराजू का जो ये पलड़ा है, इसको बोलते हैं पलड़ा, ये झुकेगा नहीं, ये ऐसा टिल्ट नहीं होगा जैसा कि इधर भारी हो गया, या फिर ऐसा टिल्ट नहीं होगा कि एक तरफ हल्का एक तरफ भारी। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? यानी इक्वल, ये एक तरीके से इक्वेशन का ही एक रूप समझ लो कि अगर सेम चीज इधर ऐड करेंगे और सेम चीज इधर ऐड करेंगे तो इस पलड़े के में कोई भी ना नीचे आएगा ना ही ऊपर जाएगा, यानी इक्वल रहेगा। उसी तरीके से अगर इसमें से कुछ हम हटा दें, मान लो 1/2 kg आलू हमने हटा दिया, तो यहाँ से भी 1 kg की जगह 1/2 kg रख दें, तो भी तराजू क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। यानी सेम चीज अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन में ऐड करते हैं और अगर सेम चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई फर्क इक्वेशन में नहीं पड़ता है माय डियर स्टूडेंट। तो यहां पे आप देखिए मैंने क्या किया, LHS में भी -5 ऐड कर दिया, आप इसको ऐड बोलो या -5 सब्ट्रैक्ट बोलो। तो मैंने अगर समझो कि 5 को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसी तरीके से मैंने RHS में भी क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। इससे इक्वेशन पे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने सेम काम किया। अब यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ 5 क्यों सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मुझे यहाँ से इस +5 को हटाना था, इसलिए 5 को घटाना पड़ेगा। +5 -5 कैंसिल आउट, यहाँ क्या बच जाएगा x, और यहाँ 5 - 5 क्या रिजल्ट आ जाएगी, 0। अब देखिए यही क्या रिजल्ट थी हमारी। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज कीजिए कि x + 10, या इस बार मैं माइनस वाली लेता हूँ, x - 10 इक्वल्स टू क्या है, 20। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो आप जो अभी करते हैं वो क्या करते हैं कि x इक्वल्स टू ये -10 उधर चला जाता है, +10 20 प्लस क्या हो जाती है 10, तो x आप कह देते हैं कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ ये वाला आप बुक में करते हैं और करना भी चाहिए, ये आप जो बनाते हैं
मैथ्स में। लेकिन होता क्या है वो आप समझिए, इनके पीछे का कारण क्या है। ये होता कुछ इस तरीके से है कि ये होती है x माइनस ऑफ 10 इक्वल्स टू 20। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो अब ये 10 माइनस उधर जाके प्लस नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बल्कि होगा ये कि इस 10 को हटाने के लिए जितना 10 यहां पे हमने माइनस किया है, अगर हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तभी नहीं ये कट जाएगा। यानी हमें x की अगर वैल्यू चाहिए तो मुझे ये -10 हटाना होगा, और -10 को हटाने के लिए क्या करना होगा, +10 ऐड करेंगे तभी ना प्लस माइनस कट के 0 आ जाएगा। तो -10 हटाने के लिए हमने +10 किया ताकि ये 10 इसको रिमूव कर सके, ताकि केवल x बच जाए। लेकिन चूंकि ये हमने अपने मन से काम किया, इक्वेशन ये था, हमने अपने मन से इधर 10 ऐड किया, तो हमें इधर भी क्या ऐड करना होगा स्टूडेंट, 10। वेरी गुड। अगर आप ऐड करेंगे तो दोनों तरफ ऐड, अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों ही तरफ आपको क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। अब आप देखिए +10 -10 कैंसिल आउट, यहां केवल क्या बच गया x, और यहां 20 + 10 क्या हो जाएगी 30। देखिए ये होता है एक्चुअल, यानी यही होता है, यही होना चाहिए। लेकिन अब बच्चों को ये चीज़ आप कई बार समझाएं, और इस तरीके से करके बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बच्चों को एक ही चीज़ रटा दी जाती है कि जो माइनस में इधर उधर जाके क्या हो जाएगी प्लस, जो प्लस में उधर जाके माइनस। लेकिन एक्चुअल कंडीशन ये होती है कि अगर कोई चीज़ माइनस में है तो हमें इस टर्म को हटाने के लिए हमें उतनी ही चीज़ यहाँ ऐड करनी होती। अब चूंकि इतनी ही चीज़ हम यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, RHS में भी उतनी ही चीज़ ऐड करनी होगी, ताकि इक्वेशन हमारा बैलेंस रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि क्यों कोई भी चीज़ प्लस से उधर जाती है तो माइनस हो जाती है, और कोई भी चीज़ माइनस से उधर जाती है तो प्लस हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस माइनस वाले टर्म को हटाने के लिए हमें प्लस में यहाँ कुछ लिखना पड़ता है, और प्लस वाले टर्म को हटाने के लिए हमें यहाँ पे सेम ही क्वांटिटी की माइनस वाली वैल्यू लेनी होती है। अब चलिए हम प्रोडक्ट और डिवीजन में देख लें, यानी मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में देख लें क्या होता है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा मेरे स्टूडेंट, इसलिए आप प्रत्येक वीडियो आप देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक में कुछ न कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा की है। अगर वो छूट जाएगा तो फिर वो छूट जाएगा, इसलिए आप स्किप ना करें और आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएं, तो आपके लिए मैथ्स बहुत आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अब यहाँ पे जैसे लेते हैं x/2 इक्वल्स टू क्या, सपोज कर लो इक्वल्स टू 4। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं अभी अपने तरीके से, तो क्या आपको पता है, आपको ये पता है कि डिवीजन में जो है उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाती। तो यहाँ से x इक्वल्स टू अब क्या लिख देते हैं 8। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बनाना ऐसे ही है, लेकिन होता क्या है, कारण इसके पीछे का वो ऐसा समझिए कि x/2 इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो ये डिवीजन में जो चीज़ है, मुझे यहाँ से x की अगर वैल्यू चाहिए तो ये 2 एक्स्ट्रा में जो डिवाइड में वो मुझे हटाना होगा, और अगर 2 को मुझे हटाना है नीचे से तो इन सेम चीज़ों से गुणा करेंगे, तभी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये सेम चीज़ मैंने अपने मन से मल्टीप्लाई की, तो हमें इस साइड भी क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हमारा इक्वेशन क्या रहे, बैलेंस रहे। ठीक है, अगर आप केवल एक तरफ करेंगे एक तरफ नहीं करेंगे तो तराजू का पलड़ा क्या हो जाएगा, एक तरफ नीचे एक तरफ ऊपर, एक तरफ भारी एक तरफ हल्का। तो हमें सेम चीज़ अगर हम इधर गुणा कर रहे हैं LHS में, तो हमें RHS में भी सेम चीज़ों से गुणा करना होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये 2 को तो कैंसिल कर देगा, लेकिन इधर हमारे पास 4 × 2 क्या बच जाएगा बताइए। यहाँ तो अब x केवल x बच गया, और इस साइड क्या आ जाएगा 4 × 2 8। तो देखिए ये कंडीशन होती है कि इस डिनोमिनेटर के 2 को हटाने के लिए हमें सेम 2 से क्या करना होता है, गुणा करना होता है। तो जाके यहाँ पे हमें, अगर हमने किया है LHS में गुना, तो हमें RHS में भी इसको क्या करना होता है, गुणा करना होता है। ठीक है, तो जाके यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि डिवीज़न जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है, ये हम जानते हैं और हमें यूज़ भी करना है। बट एक्चुअल क्या होती है कि जो चीज़ हमें डिवीज़न से हटानी होती है तो हमें उतना ही मल्टीप्लाई में LHS में डालना होता है, ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें, ताकि केवल x बच सके। तो जितना काम हम यहाँ गुणा करेंगे तो इस साइड भी हमें उतना ही गुणा करना पड़ेगा। यहाँ ये टर्म तो खत्म हो जाएगी, केवल x बच जाएगा, और इस साइड 4 × 2 कितनी आ जाएगी 8। चलिए वेरी गुड, आप समझ गए। अब थोड़ी सी हम डिवीज़न हो गई, अब मल्टीप्लिकेशन को समझ लेते हैं। तो आज से इक्वेशन आपके लिए समझना और आसान हो जाएगा। अभी तक ये बात आपके दिमाग में केवल क्वेश्चन ही थी कि क्यों डिवीज़न उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन जाएगा तो डिवीज़न। आज आप समझ गए होंगे। 5x = 25 है सपोज कीजिए, ठीक है, और हमें निकालनी है फिर से x की वैल्यू।
तो x की अगर वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या अभी तक पढ़ाया गया है कि जो चीज़ प्रोडक्ट में है वो उधर जाएगी तो क्या आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेते हैं, सही है। 5 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, तो ये 5 आ गई आंसर। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है, एक्चुअल होता क्या है, तो 5x इक्वल्स टू क्या है, 25। अब हमें यहाँ x की वैल्यू चाहिए, हमें इस 5 को हटाना है। चूंकि ये 5 प्रोडक्ट में है तो इस 5 को हटाने के लिए हमें 5 से क्या करना होगा, डिवाइड देना होगा, तभी नहीं ये 5 से ये 5 कटेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए हमने ऐसा किया, लेकिन अगर किया है तो हमें दोनों तरफ ये काम करने होंगे, अदरवाइज ये इक्वेशन अनबैलेंस हो जाएगी। तो अगर इधर हमने 5 से डिवाइड दिया है तो इस साइड भी RHS में भी हमें 5 से डिवाइड देना होगा। अब यहाँ की इस 5 से ये 5 आप कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ बच जाएगी x, और यहाँ इस 5 से ये 25 कैंसिल होके 5 टाइम्स 25, तो ये 5। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करती है। लेकिन यहाँ आप देखिए हमें 2 बार ये करना पड़ा, हमें यहाँ भी 5 लिखना पड़ा, हमें यहाँ भी 5 लिखना पड़ा। तो बच्चों को सुविधा हो, उन्हें इतनी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस में उलझना ना पड़े। और अभी ये तो छोटे छोटे हैं इसलिए ना, ये और बड़े हो जाएंगे तो थोड़ा इस तरीके से सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये सोचा गया कि इनको सीधा सीधा ये हम बता देते हैं कि जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में वो नेक्स्ट साइड जाती है तो डिवीज़न में हो जाती है, और जो चीज़ एडिशन में है तो वो सब्ट्रैक्शन में, फिर जो चीज़ डिवीज़न में वो मल्टीप्लिकेशन में, और जो चीज़ सब्ट्रैक्शन में वो एडिशन में। इस तरीके से बच्चों को एक खास फॉर्मेट रटा दिया गया और आप उसी फॉर्मेट को फॉलो करते जा रहे हैं। बट इनके पीछे का जो बेसिक लॉजिक था वो ये था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि अब तक जो आप कर रहे थे उसके पीछे का कारण क्या है। अगर आप नहीं जानते थे तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आप जानते भी थे तो भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे, है ना। और आज हम जानेंगे कि क्यों एक इक्वेशन के लिए एक वेरिएबल और 2 इक्वेशन, अगर 2 वेरिएबल हो एक इक्वेशन में तो हमें क्यों 2 इक्वेशन की जरूरत, यानी कि जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन, क्यों ऐसा है। तो आइए हम पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या, 10। देखिए अब ये क्या लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, और वेरिएबल की संख्या इसमें कितनी है, 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गए। लेकिन इक्वेशन की संख्या हमारे पास कितनी है, 1 है। हमें x और y की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्या ये संभव है कि हम x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे x की मान लो वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल्स टू हम लिखेंगे। अब ये y हमें क्या करना है, प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस। मैंने कहा कि हम बनाते वक्त यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये हमें क्या होता है समझाने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आप उस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप जानिए कि वो रीजन क्या था, लेकिन यूज हम इसी टाइप से करेंगे। तो प्लस वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइए क्या x की कोई वैल्यू आई, बिल्कुल नहीं आई। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 2, 4, 3, 5 कुछ भी आती तब तो हम कहते हैं x की वैल्यू आई। यहाँ पे 10 माइनस वाई है, y वेरिएबल है, इसलिए x की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। चलिए फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे बॉक्स ले रहा हूँ, ये रही x, ये रहा y। चलिए यहाँ पे y की जगह हम कुछ वैल्यू रखते हैं अपने मन से। ठीक है, तो y की जगह मान लो हमने रख दिया 5, तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगी, 5। तो 10 में से 5 जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, 5। अगर y की जगह हमने 0 वैल्यू रख दिया तो 10 माइनस 0 10 ही बच जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा 10। y की जगह अगर हम मान लो 4 रख देते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 4 6। y की जगह अगर हम 10 रख देते हैं, 10 माइनस 10 क्या, 0। अब क्या देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है और y की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स कि इस साइड जो टर्म है वो इसके बराबर है, यानी x और y की वैल्यू यहाँ हम रख दें और वो 10 के बराबर हो जाए तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। जैसे 5 प्लस 5, देखिए x और y की ये वैल्यू 5 प्लस 5 10 कर देती, तो यानी ये करेक्ट आंसर है। लेकिन नेक्स्ट फिर 10 प्लस 0 भी 10 हो जाता है। नेक्स्ट 6 प्लस 4, यानी x की जगह 6 y की जगह 4 अगर रखें फिर भी 10, 0 प्लस 10, और ऐसे इन्फानाइट। हम माइनस में भी ले सकते हैं। आप देखिए अगर मैं y की जगह पे -5 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप सॉल्व करेंगे, आप देख लीजिए इसको, x बराबर हमारे पास क्या है, 10 माइनस ऑफ y है,
y की जगह अगर हमने -5 ले ली तो यहाँ पे y की जगह -5, क्या रिजल्ट आ जाएगा 10 -5 तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, यानी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 15। आप इनफाइनाइट नंबर्स ले सकते हैं और प्रत्येक नंबर से आपको कुछ ना कुछ x की वैल्यू आ जाएगी अगर आप y में रखेंगे तो, और ये सब की सब क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी। तो जब कोई एक ही इक्वेशन है जहां x और y की, अब मुझे आप ही बताइए, आप क्लास में कोई स्टूडेंट कहे कि आंसर 5 और 5 होगा, और कोई कहे नहीं 6 और 4 होगा, कोई कहे नहीं 5 और 15, और सब कहे मैं ही सही हूँ, तो सब में आपस में क्या होने लगेगी, फाइटिंग हो जाएगी, नहीं मैं सही मैं सही मैं सही। तो आप समझ रहे हैं बहुत दिक्कत हो जाएगा, और टीचर किसको मार्क्स दे किसको नहीं दे। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी एक चीज़ की, जैसे मान लो x की y की एक ही चीज़ है और उसकी ढेर सारी रिजल्ट्स आ रही हैं और जो इनको सेटिस्फाई भी कर रही हैं, तो इस कंडीशन में भी ये जो है नॉट डिफाइंड वाला कंडीशन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आ रही हैं, तो हम किसको माने और किसको नहीं माने, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो क्यों, दो वेरिएबल होने की वजह से, एक इक्वेशन था और ये दो वेरिएबल थी, इस वजह से यहाँ पे वैल्यू निकाल पाना, एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना डिफिकल्ट है। ये बात आप समझ पाए। चलिए, इसीलिए अगर दो इक्वेशन हो तो हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए, दो वेरिएबल हो तो कितने इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। इसलिए आपके बुक में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है, वहाँ पे जितने भी इक्वेशन में एक्स और वाई की यूज़ किए तो दो दो इक्वेशन आपको दिए हुए हैं। तो अब आप घबराएंगे नहीं ना कि पिछले चैप्टर में क्वाड्रेटिक ये जो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा तो वहाँ तो एक ही, यहाँ तो दो दो आ गए। क्यों आए, क्योंकि दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। चलिए, मेरी बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक इक्वेशन दो वेरिएबल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आने लगेंगे, कोई भी सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं और सारे के सारे सॉल्यूशन उसको क्या कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। चलिए, मैं अब एग्जाम्पल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। x प्लस, सिंपल एग्जाम्पल मैं लूँगा, बेसिक सारी चीज़ें मैंने समझा दी है आपको। अब हम एक्सरसाइज पे आएंगे और आर.एस. अग्रवाल से हम करेंगे, और सबको करना है आर.एस. अग्रवाल से, ताकि आपका इक्वेशन जो हो ना स्ट्रांग हो जाए। मैं आपको बताता चलूँगा, डोंट वरी, ठीक है। और एक्सरसाइज हम 2b से, ये 3b से शुरू करेंगे। 3a जो है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, 3b इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बाद 3c, ठीक है ना। तो पहले हम यहाँ पे 3b एक्सरसाइज को समझेंगे। तो पहले आप पहले इक्वेशन समझ लीजिए कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है, एक बेसिक आइडिया। x प्लस वाई इक्वल्स टू, समझ लीजिए क्या है, 10 है, और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या है, 6 है। ऐसा इक्वेशन है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन है ये, क्योंकि इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है वेरिएबल की, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो वेरिएबल है अगर एक इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दी गए हैं। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, हम जब ये मान लो ये क्वेश्चन है तो आप इसको नोटबुक में ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसको करेंगे यहाँ पे इक्वेशन 1, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने का हमारे पास बहुत सारा मेथड है, लगभग 5 तरीका है। तो जिसमें से हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट था वो है ग्राफिकल मेथड, उसको हम बताएंगे। अब जो दूसरा है वो है हमारा क्या, हमारा है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। पहले हम सीखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम किसको सीखेंगे, एलिमिनेशन को सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। तो यहाँ आपके 10th में हम 4 मेथड की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सबसे पहले क्या यूज़ करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। और ये सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये नाम से ही बहुत क्लियर है। देखिए, आप कभी बुक के शॉप पे गए होंगे या मेडिसिन शॉप पे, तो आप जो खास दवा खोजने जाते होंगे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो मिल ही जाए। तो इस कंडीशन में आपको दुकानदार क्या कहता है कि सर आप इस दवा की जगह ये दवा ले जाइए, ये भी बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, तुम अगर दवा में नहीं जानते, आप मैथ्स की बुक लेनी है आपको, आप दुकान गए, आपने आर.एस. अग्रवाल की बुक मांगी, दुकानदार ने कहा कि आर.एस. अग्रवाल खत्म हो गया है, आप आर.डी. शर्मा ले जाइए, ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये क्या हुआ, है तो दोनों 10th की ही बुक, तो मैं आर.एस. अग्रवाल की जगह अगर आर.डी. शर्मा भी वही काम, क्योंकि इसमें भी सारे वही चैप्टर्स हैं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि वहां आर.एस. अग्रवाल आपको नहीं मिला, आर.डी. शर्मा मिला, ये उसका सब्स्टिट्यूट हुआ। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। जैसे दवा के केस में आपको मान लो जो दवा लेनी थी उसकी जगह पे वैसे ही फंक्शन काम करेगा, दवा का नाम बस अलग होगा, कंपोजिशन सेम होगी, एक दूसरा आपको दिया जाए, वो भी उसका क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं सब्स्टिट्यूट का मतलब।
देखिए उसका काम है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि किसी पार्टी में जाना है और आपके पापा बहुत व्यस्त हैं या किसी काम से नहीं जा सकते, ऑफिस में बहुत काम है, तो आपके पापा ने अपनी जगह पे आपको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा, तो आप पापा के सब्स्टिट्यूट हुए उस खास पार्टी में, ताकि ऐसा लोग ना कहे कि आपने उनकी पार्टी अटेंड नहीं की। ऐसा होता है ना हमारे पास कि हम अगर पार्टी में नहीं जाते, हमें कई बार मजबूरी में जाना होता है, कई बार हम शौक से जाते हैं, लेकिन कई बार तो मजबूरी में जाना होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे यहाँ आए हुए थे फंक्शन में, अगर हम नहीं जाते हैं तो वो बुरा मान लेंगे। तो हमें, अगर हम बहुत व्यस्त भी हैं तो हमें किसी न किसी को अपनी प्रतिनिधित्व देके भेजनी पड़ती है, किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजना होता है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इनको बोलते हैं, यानी किसी के बदले में कोई और जो उसी के इक्विवेलेंट रखता हो वैल्यू, हम उसको और उसी मेथड का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे हम पहले इक्वेशन फर्स्ट लेंगे, तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना, ऐसा हम लिखेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख दीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या स्टूडेंट, 10 है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको निकाल लेनी है किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 प्लस वाई है तो उधर जाके माइनस वाई। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 ऑलरेडी था, तो ये वाले को भी आप इक्वेशन मानेंगे, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। अब लिखेंगे अगेन फ्रॉम, देखिए इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है EQ और ऊपर में n, ठीक है ना। इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या है 6, ये रहा हमारा इक्वेशन 2। अब आप यहां देखिए कि जब तक ये दो वेरिएबल होंगे तब तक तो एक इक्वेशन से सॉल्व काम नहीं बनेगा, लेकिन हमने क्या की है कि x के बराबर में इक्वेशन फर्स्ट से, यानी जो x के बराबर में, देखिए इक्वल टू का साइन है ना, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, दैट मीन्स कि ये जो x है वो 10 माइनस वाई के इक्विवेलेंट है। तो अगर कहीं x व्यस्त है, नहीं जा सकता, तो ये इसको भी भेज देगा, तो क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है, काम कर जाएगा। बात समझ में आ रही है। कभी कभी आप दुकान में जाते होंगे, उनके पास 100 ग्राम की अगर वजन वाली वेट नहीं होती, तो वो कोई 100 ग्राम की बिस्किट या कुछ भी यूज़ कर लेते हैं, वो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी, या कई बार आपको चेंज नहीं देते हैं तो उसकी जगह पे आपको कोई टॉफ़ी दे देते हैं। मान लो उनके पास 50 पैसे की कॉइन नहीं, जो कि अब चलती नहीं, तो उसकी जगह आपको एक टॉफ़ी दे देते हैं। वो टॉफ़ी उस 50 पैसे की इक्विवेलेंट है, ये उसकी सब्स्टिट्यूट हो गई। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे x इक्वल्स टू 10 माइनस वाई है। अब यहाँ हम कब इसको सॉल्व कर पाएंगे, जब हमारा इक्वेशन में एक ही वेरिएबल हो। तो हम एक वेरिएबल जो x है इसको रिप्लेस कर देंगे इसके इक्विवेलेंट वैल्यू से। तो यहाँ x की वैल्यू 10 माइनस वाई हम इस जगह पे रख सकते हैं। तो x को हमने रिप्लेस कर दिया 10 माइनस वाई से, माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू 6। अब यही जो चीज़ है ना बाबू, x की जगह ये जो वैल्यू हमने रखा, ये x का सब्स्टिट्यूट हो गया। यानी अगर x नहीं है तो x की जगह ये भी रख देंगे, तो ये x के बराबर ही होगा, इसलिए इसको हम x का सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ये जो मेथड हुआ, ये कौन सा मेथड कहलाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको कर लेते हैं। 10 माइनस ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या 6। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। तो देखिए ये माइनस वाई, 10 माइनस वाई, तो 10 क्या आ जाएंगी, माइनस ऑफ 2y। देखिए प्लस और माइनस में जब वेरिएबल सेम हो तो वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे सेम साइन है इसलिए y और y ऐड हो जाएंगे, लेकिन y का y ही रह जाएगा। y के आगे की जो कॉफिशिएंट होती है वो ऐड होती है। तो जब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये 1 और 1 मिला के 2, और सेम जो वेरिएबल है वो y वहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो माइनस वाई क्या होगी, माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू क्या है 6 है, तो इक्वल्स टू डाल दीजिए 6। इसको सॉल्व कीजिए। अब मैंने कहा था कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की y की। तो कौन जाएगा पहले, तो इसके साथ क्या -2 को पहले भेज देंगे, नहीं, जो प्रोडक्ट में हो और डिवीजन में हो वो पहले नहीं जाता, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उनको हम उधर ले जाएंगे। और मैंने ये भी बताया था कि साइन कौन सी होती है, तो प्रत्येक टर्म की उसकी आगे वाली साइन होती है। तो ये -2y यहीं रह जाएगा स्टूडेंट, और इस 10 के आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स 10 प्लस में था, उस साइड जाएगा तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ 6 माइनस क्या आ जाएगा,
चलिए यहाँ से आप देखेंगे कि ये -2y 6 में से 10 जाएगा, छोटे में से जब बड़ा घटाते हो तो माइनस साइन आ जाती है, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ से ये माइनस कैंसिल आउट। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, जिसको आप काट के वैल्यू ले आएंगे 2। अब देखिए क्यों यहाँ पे हम y की वैल्यू लाने में ला पाए, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने x को रिप्लेस किया, यानी x को सब्सटीट्यूट हमने y के फॉर्म में यहाँ यूज़ किया, तब अब ये हमारे पास एक इक्वेशन और कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल करने में तो आप कहेंगे सर यहाँ y 2 टाइम्स है तो 2 वेरिएबल, नहीं, ये सेम ही वेरिएबल है ना y, अब इनको जोड़ और घटा तो सकते हैं। तो देखिए फाइनली हमने ऐड कर दिया। अब फाइनली कैसे वेरिएबल, हमारे पास जब एक इक्वेशन एक वेरिएबल हो तो हम आसानी से वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब y की यहाँ एक फिक्स वैल्यू आ गई, जो वैल्यू इस इक्वेशन के लिए कभी नहीं बदलेगी। बात समझ में आई। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। देखिए लाइट कट चुकी है ना, तो लाइट कट चुकी है तो हम थोड़ा सा इसको ये करते हैं। चलिए तो यहाँ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। तो मैं इसको इरेज करूँ, आप उतार लिए। आप इस y की वैल्यू चाहे तो इक्वेशन 1 और 2 में भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 3 में ऑलरेडी इतना सॉल्व है तो यहाँ पे ज़्यादा आसान होगा। तो मैं इरेज करूँ ऊपर वाली पार्ट, तो आप यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट नहीं, हमने कहाँ रखना है 3rd, क्योंकि ये 3rd ज़्यादा आसान है। आप फर्स्ट सेकंड में भी रख सकते थे, लेकिन 3rd ज़्यादा आसान है। किसी भी इक्वेशन आप रखेंगे वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू क्या है इक्वेशन 3rd, 10 माइनस ऑफ y। y की वैल्यू आ रखी है कितनी बाबू, 2 आ गई है ना, आपने रख दिया। तो यहाँ से 10 माइनस 2 क्या आ गई 8। तो बस आप यहाँ से लिखेंगे हेंस इसको लिख देंगे आप अंत में यहाँ पे, हेंस x इक्वल्स टू 8 और y इक्वल्स टू क्या 2। अब आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया था वो था x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या था 8। तो देखिए x की वैल्यू क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू, देखिए तो क्या था इक्वेशन में, क्या था स्टूडेंट 6 था, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया स्टूडेंट, कि यहाँ से 8 प्लस 2 क्या आ गए 10 और 8 माइनस 2 हमारे पास क्या आ गया 6। तो आप बात समझ पाए, आप खुद से चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो इक्वेशन लिया था और ये जो वैल्यू आई, अगर इसको हम LHS में रख दें इसकी वैल्यू, तो अगर LHS RHS आपस में बराबर आ जाती है, डैट मीन्स कि आपने जो वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए स्टूडेंट, आज तो ये ओवरव्यू था और हमने बहुत सारी बेसिक बातें की। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3B शुरू करेंगे। तो आप जो समझ पाए हैं सब्स्टिट्यूशन, तो आप सब्स्टिट्यूशन के आधार पे कुछ इक्वेशन चाहें तो कर सकते हैं, किससे, एक्सरसाइज 3B से, और नहीं तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए। हम जल्दी ही पहुंच रहे हैं आपके पास एक्सरसाइज 3B लेके RS अग्रवाल की। तब तक के लिए धन्यवाद और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। ओके बाय।